दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है द वॉकिंग डेड सीजन 4 को। सीजन 4 में टोटल 16 एपिसोड्स हैं एंड इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को। एंड अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देख लें। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले से मिल सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गवर्नर के अटैक में प्रिजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। सभी सर्वाइवर्स वहां से अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तभी हम मिशैन को प्रिजन के बाहर देखते हैं जो कि अपने लोगों को ढूंढ रही थी। मिशैन देखती है कि डॉक्टर हर्षल का रीएनिमेट सर पड़ा हुआ है जो कि गवर्नर के हाथों पिछले एपिसोड में मारे गए थे। इसके बाद मिशन अपनी कटाना से डॉक्टर हर्षल के रीएनिमेट सर को मार देती है और साथ ही मिशन ने अपनी सुरक्षा के लिए 2 ज़ोंबीज के हाथ और जॉ काट दिए हैं और उनको बांधकर अपने पीछे चलाती है ताकि और ज़ोंबीज उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। इधर रिक और कार्ल प्रिजन से दूर जा रहे हैं और रिक काफी ज्यादा घायल है। रिक कार्ल से कहता है कि हमें सप्लाईज ढूंढनी होंगी और रहने की जगह भी। कुछ देर बाद इनको एक बार दिखता है जहां इनको कुछ खाना मिल सकता है। ये दोनों अंदर जाते हैं और इनको एक अकेला ज़ोंबी मिलता है। रिक चाहता है कि वो इसको कुल्हाड़ी से मारे पर रिक काफी ज्यादा वीक हो चुका है और ज़ोंबी को नहीं मार पाता। और इसी समय कार्ल अपनी गन से उस ज़ोंबी को शूट कर देता है और उसको मार देता है। इसके बाद ये दोनों सारी जरूरत की चीजें लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मिशैन को रिक और कार्ल के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि प्रिजन से दूर जा रहे थे, लेकिन मिशैन को यह नहीं पता कि ये निशान किसके हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर कार्ल और रिक पर आता है जहां ये दोनों एक अबॉन्डेड घर में रुकने का फैसला करते हैं। ये दोनों एक रूम को सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी ज़ोंबीज अंदर ना आ सके। इसके बाद रिक मिरर में देखता है कि उसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और एक पैर में गोली भी। इसके बाद सीन चेंज होकर मिशैन पर आता है जहां वो रात में एक कार में शेल्टर लेती है और सपना देखती है अपनी फैमिली का, जहां उसका छोटा बेटा है, बॉयफ्रेंड माइक है और फ्रेंड टेरी है। और ये सीन एपोकलिप्स से पहले का है, बट उसका सपना नाइटमेयर में बदल जाता है जहां माइक और टेरी ज़ोंबीज में बदल जाते हैं और शॉक होकर मिशैन की आंख खुल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है जहां कार्ल सुबह उठता है और ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन रिक अभी तक अनकॉन्शियस पड़ा है। काफी टाइम होने के बाद रिक नहीं उठता और इसके बाद कार्ल रिक को उठाने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। और इसी समय कुछ ज़ोंबीज बाहर गेट पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद कार्ल उन 2 ज़ोंबीज को उस घर से दूर ले जाता है और किसी तरह उनको मार देता है। इसके बाद कार्ल वापस आता है और देखता है कि रिक अभी भी अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ है और कार्ल रिक को ब्लेम करने लगता है कि उसकी लीडरशिप में उसकी मदर लॉरी और बहन जूडिथ मारे गए और साथ ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी। और इस बात से कार्ल काफी ज्यादा टूटा हुआ है और साथ ही कार्ल कहता है कि वो खुद को सेफ रख सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद कार्ल सप्लाई ढूंढने अकेला ही निकल जाता है और एक घर में सप्लाई ढूंढता है। सडनली एक रूम में कार्ल के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है और कार्ल किसी तरह अपने आप को बचाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर मिशैन पर आता है जहां वो जंगल में इधर उधर घूम रही है
और उसके आसपास कई सारे ज़ोंबीज भी हैं। इसके बाद मिशेन को गुस्सा आ जाता है और वो सभी ज़ोंबीज को वहां मार देती है और साथ ही अपने पेट्स ज़ोंबीज को भी। इसके बाद मिशेन वापस उसी जगह जाती है जहां मिशेन को रिक और काल के पैरों के निशान दिखे थे और उसी रास्ते पर आगे बढ़ती है। इसके बाद हम काल को देखते हैं जो कि सप्लाई लेकर वापस आ गया है और रिक के पास बैठा है। तभी रिक को होश आता है और काल को लगता है कि रिक मर कर रीएनिमेट हो गया है। काल अपनी गन निकाल लेता है बट तभी रिक काल का नाम बोलता है, ये बताने के लिए कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद रिक काल से माफी मांगता है उसके बुरे बिहेवियर के लिए और रिक साथ ही देखता है कि काल अकेला ही सरवाइव कर सकता है और अब से काल मैच्योर हो चुका है। इधर मिशन रिक और काल के छोड़े निशानों का पीछा कर उनके नेबरहुड तक पहुंच गई है और उसको एक घर के सामने पुडिंग का बॉक्स दिखता है जो काल ने खाया था। मिशन विंडो से रिक और काल को देखती है और रोने लगती है। इसके बाद मिशन डोर पर नॉक करती है और इसके बाद रिक डोर के होल से देखता है मिशन को और हंसने लगता है और काल से कहता है इट्स फॉर यू। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है फ्लैशबैक में जहां बेथ अपनी डायरी में लिखी बातें पढ़ रही है जो तब की है जब ये लोग प्रिजन में आए थे, इस उम्मीद में कि यहाँ सब सेफ रहेंगे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि बेथ डैरिल के साथ है और ये दोनों जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। रात में ये दोनों कैंप फायर भी लगाते हैं और बेथ डैरिल से कह रही है कि हमें अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को ढूंढना होगा। अगली सुबह ये दोनों बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं और तभी इनको किसी के फुटप्रिंट दिखते हैं और साथ ही ह्यूमन ब्लड भी, जो साइन है कि यहाँ किसी के ऊपर ज़ोंबीज अटैक हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद इनको एक रेलवे ट्रैक दिखता है जहां इनको कुछ ज़ोंबीज किसी इंसान की बॉडी को खाते हुए दिखते हैं। इसके बाद डैरिल और बेथ उन ज़ोंबीज को मार देते हैं और बेथ को एक जूता दिखता है जो बेथ अंदाजा लगाती है कि ये ल्यूक और मॉली का होगा। सीन चेंज होकर लिज़ी और मीका पर आता है जहां ये दोनों जंगल में होकर जा रही थी और इनके साथ टायरी भी है। और तभी हम देखते हैं कि टायरी एक बच्चे को लेकर जा रहा था और ये और कोई नहीं जूडिथ थी, रिक की न्यू बॉर्न बेबी। लेकिन वहां रिक और काल समझ रहे हैं कि जूडिथ मारी गई। रात होने पर ये लोग रिलैक्स करने रुकते हैं और टायरी जूडिथ को फीड भी करवाता है और इसके बाद इनको वहां से भी जाना पड़ता है ज़ोंबीज की आवाज सुनकर। अगली सुबह ये सभी जंगल में घूम रहे थे किसी सेफ जगह की तलाश में। तभी टायरी को कुछ दूरी पर किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। टायरी जूडिथ को लिज़ी और मीका के पास छोड़कर इन्वेस्टिगेट करने जाता है और कुछ दूर जाकर देखता है दो आदमी ज़ोंबीज को मार रहे थे। टायरी इनकी मदद करता है और ज़ोंबीज को मारता है बट ज़ोंबीज उन दो आदमियों को काट लेते हैं और एक को वहीं मार देते हैं। इधर लिज़ी और मीका के पास भी ज़ोंबीज आ जाते हैं जूडिथ की रोने की आवाज से और मीका ये देख गोली चला देती है जो टायरी सुन लेता है। लेकिन टायरी अभी भी यहीं ज़ोंबीज को मार रहा था और इसके बाद टायरी सभी ज़ोंबीज को वहां मार देता है और पीछे से टायरी को कोई आवाज देता है और हम देखते हैं कि कैरोल ने लिज़ी और मीका और जूडिथ को सेफली बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड मैन जिसको ज़ोंबी ने काट लिया था वो मरने से पहले बताता है कि तुम लोग इसी रेल ट्रैक को फॉलो करो और तुमको एक सेफ जगह मिल जाएगी जहाँ एक कम्युनिटी है और वो तुमको वहाँ रहने की भी जगह दे देगी और वहाँ तुम सब सेफ रहोगे। सीन चेंज होकर मैगी पर आता है जहाँ वो ग्लेन और अपनी बहन बेथ को ढूंढ रही है और उसके साथ बॉब और शाशा भी थे। कुछ दूर चलने के बाद इनको एक रोड पर बस दिखती है और ये वही बस थी जिसमें प्रिजन के बाकी मेंबर्स भागे थे और इसी बस में मैगी ने ग्लेन को बिठाया था।
पर मैगी को उतरना पड़ा था अपनी बहन को ढूंढने के लिए। पास जाकर ये तीनों देखते हैं कि बस में कई सारे ज़ोंबीज भरे हुए हैं और मैगी साशा और बॉब से इंसिस्ट करती है और कहती है कि वो देखना चाहती है कि इस बस में ग्लेन है या नहीं। इसके बाद साशा बस का इमरजेंसी डोर खोल देती है और इसके बाद ये सभी मिलकर उस बस के सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं और मैगी ग्लेन और अपनी बहन बैथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। इसके बाद मैगी ग्लेन को देखने बस के अंदर जाती है और एक फंसे हुए ज़ोंबी को मारती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर हम फाइनली ग्लेन को देखते हैं जो कि प्रिजन के टूटे हुए वॉलवे पर पड़ा हुआ था जो कि टैंक से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसका मतलब ग्लेन उस बस से उतर गया था मैगी को ढूंढने के लिए। इसके बाद ग्लेन मैगी को जोर जोर से आवाज देता है लेकिन वहां कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं होता। इसके बाद ग्लेन सेल ब्लॉक में जाता है और वहां सभी जरूरत की चीजें उठा लेता है और साथ ही ग्लेन एक बॉडी आर्मर भी ढूंढ लेता है और आर्मर को पहन के प्रिजन के बाहर आता है और ज़ोंबीज को पुश करते हुए वहां से भागता है। भागते हुए ग्लेन को प्रिजन की फेंस के पीछे तारा दिखती है जो कि वहां डर कर बैठी हुई थी। ग्लेन तारा के पास जाता है और उसकी गन चेक करता है और देखता है कि तारा ने एक भी गोली नहीं चलाई थी रिक के ग्रुप के ऊपर। इसके बाद ग्लेन तारा को लेकर प्रिजन से भाग जाता है। भागते हुए दोनों उसी रोड पर पहुंचते हैं जिस रोड पर प्रिजन वाली बस खड़ी हुई थी। इसके बाद तारा ग्लेन को बताती है कि उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम लिली है जो कि प्रिजन के बाहर ज़ोंबीज के झुंड की वजह से अलग हो गई। तारा रिवील करती है कि हर्षल की डेथ हो चुकी है और ये सुन ग्लेन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तारा बताती है कि ब्रायन ने हमें तुम्हारे खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम सब बुरे आदमी हो और ब्रायन ही गवर्नर था। इसके बाद ग्लेन तारा से हेल्प मांगता है मैगी को ढूंढने के लिए। इसके बाद इन दोनों का पाला कुछ ज़ोंबीज से पड़ता है और इसी समय ग्लेन कोलैप्स होकर गिर जाता है और तारा बचे हुए एक ज़ोंबी को मारती है। तभी पीछे से एक मिलिट्री का ट्रक आता है और उसमें से 3 लोग निकलते हैं जिनका नाम अब्राहम फोर्ड, डॉक्टर यूजीन पोर्टर एंड रोसिटा एस्पिनोसा था। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि तारा एंड ग्लेन अब्राहम के साथ उसके ट्रक में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ग्लेन को अभी तक होश नहीं आया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कार्ल, मिशेन और रिक एक अबॉन्डेड घर में रह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक मिशेन को थैंक्स करता है कि वो और कार्ल दोस्त हैं। इसके बाद मिशेन और कार्ल डिसाइड करते हैं कि वो सप्लाई लेने जाएंगे। रिक भी मिशेन से उनके साथ आने को कहता है बट मिशेन मना करती है क्योंकि रिक अभी भी पूरी तरह अपनी इंजरीज से सही नहीं हुआ था और उसको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। मिशेन और कार्ल के जाने के बाद रिक घर के ऊपर वाले बेडरूम में रेस्ट करता है। इधर मिशेन और कार्ल सप्लाई रन के लिए निकले हुए हैं और उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मिशेन कार्ल को बताती है कि इस एपोक्लिप्स से पहले उसका 3 साल का बच्चा था जिसको उसने इस एपोक्लिप्स में खो दिया था। इसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कि घर के अंदर रेस्ट कर रहा था और तभी उसकी आंख कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर खुल जाती है और रिक देखता है कि कुछ स्कैवेंजर्स उसके घर में घुस गए हैं। रिक जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है और एक स्कैवेंजर उसके बेड पर आकर सो जाता है। और अगर आपको स्कैवेंजर्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्कैवेंजर्स उनको कहा जाता है जो सड़क वगैरह की सफाई करते हैं। इधर हम ग्लेन को देखते हैं जिसको होश आ गया है और वो अब्राहम का ट्रक रुकवाता है और मैगी और बाकी मेंबर्स को ढूंढने जा रहा है। तभी अब्राहम ग्लेन को रोकता है और कहता है कि वो रोसिटा और यूजीन के साथ वॉशिंगटन डीसी जा रहा है क्योंकि यूजीन एक साइंटिस्ट है
और वो जानता है कि ज़ोंबीज को कैसे रोकना है। लेकिन ग्लेन अब्राहम की बात नहीं मानता और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी सब के बीच कुछ ज़ोंबीज वहां आ जाते हैं और यूजीन उन पर फायरिंग करने लगता है, जिसमें अब्राहम के ट्रक का गैस टैंक डैमेज हो जाता है। सभी ज़ोंबीज को मारने के बाद ग्लेन अपने रास्ते निकल जाता है तारा के साथ, और रोसिटा और यूजीन भी ग्लेन के पीछे जाते हैं और लास्ट में अब्राहम भी इनके साथ हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर रिक पर आता है, जहां वो किसी तरह बेड के नीचे से निकलता है और उस घर से भागने की कोशिश करता है। बट तभी बाथरूम में उसके सामने एक स्कैवेंजर आ जाता है और रिक और उसकी फाइट होती है, जिसमें रिक उस स्कैवेंजर को चोक करके मार देता है। इसके बाद रिक विंडो से बाहर निकलता है, पर उसके रास्ते में जो नाम का एक स्कैवेंजर बैठा था, और तभी रिक देखता है कि कार्ल और मिशन भी वहां आ रहे हैं सप्लाईज लेकर। रिक जो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही घर के अंदर कुछ डिस्ट्रैक्शन होती है और जो को अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर रिक ने एक स्कैवेंजर को मार दिया था और अब वो रीएनिमेट हो गया था। तो उसी से बाकी स्कैवेंजर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद रिक वहां से भागकर मिशन और कार्ल को वार्न करता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। वहां से भागने के बाद ये तीनों एक रेल ट्रैक पर चल रहे होते हैं और तभी इनके सामने एक कम्युनिटी का बोर्ड दिखता है, और ये देख रिक, कार्ल और मिशन उसी ट्रैक को फॉलो करते हैं, और ये वही कम्युनिटी है जिसको टायरी का ग्रुप भी फॉलो कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि डैरिल और बेथ प्रिजन से भागने के बाद साथ में हैं और कई दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। एक दिन बेथ डैरिल से कहती है कि उसको अल्कोहल पीना है, जो उसके डैड हर्षल उसको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन इस बात पर डैरिल कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं देता और इस बात से बेथ वहां से गुस्से में चली जाती है और उसके सामने कुछ ज़ोंबीज आ जाते हैं और बेथ वहीं छुप जाती है। डैरिल बेथ के पीछे जाता है उसे रेस्क्यू करने, और बेथ डैरिल से कहती है कि वो खुद को सेफ रख सकती है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक क्लब तक पहुंच जाते हैं। क्लब के अंदर जाकर ये देखते हैं कि कई सारे ज़ोंबीज की लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ लोगों ने फांसी लगाई हुई थी, जिनकी बॉडी अब रीएनिमेट हो चुकी थी। ये दोनों क्लब के और अंदर जाते हैं और इनको एक बार मिलता है, जहां बेथ को एक आधी भरी हुई पीच स्नैप की बोतल मिलती है। बेथ डैरिल से पूछती है कि क्या ये एक अच्छी ड्रिंक है, और डैरिल मना कर देता है। इसके बाद डैरिल उस बोतल को तोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी फर्स्ट ड्रिंक इससे तो अच्छी होनी ही चाहिए। और इसके बाद ये दोनों क्लब हाउस छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद डैरिल और बेथ को एक घर मिलता है, जिसको डैरिल ने मिशन के साथ ढूंढा था एरिया सिक्योर करते टाइम। उस घर में डैरिल को मूनशाइन मिलती है, जो कि वो बेथ को पीने के लिए देता है, और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। और बेथ डैरिल के साथ एक गेम खेलती है जिसका नाम नेवर आई एवर था, जिसमें यह बताना होता है जो काम तुमने आज तक नहीं किया। और इस गेम से डैरिल नाराज हो जाता है और बेथ और डैरिल की आर्ग्यूमेंट होने लगती है। इसके बाद डैरिल रोने लगता है, क्योंकि वो मानता था कि हर्षल उसकी वजह से मारे गए। अगर वो गवर्नर को पहले ही मार देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इस बात पर बेथ डैरिल को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद डैरिल और बेथ रात को बैठकर बातें करते हैं और डैरिल बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है जब वो छोटा था। बेथ डैरिल को कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो सरवाइव कर सकता है। बेथ कहती है उसे ये सब बातें छोड़कर जानी होंगी, नहीं तो हम मर जाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस घर को जला देंगे और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये दोनों उस घर को जला देते हैं और कुछ दूरी से देखते हैं।
और वहाँ से एक स्माइल के साथ निकल जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।